Okay, so hello class 9, this is शिखर खरे. वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट. सो आज हम लोग अपने वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 में हैं. गाइस, इससे पहले जो मैंने वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर अपडेट किया हुआ है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्क तक ही लेक्चर को सीमित रखा था. बट यहाँ पे आज हम लोग वर्क से आगे वाले पोर्शन में भी आगे बढ़ेंगे और मैंने वर्क को उसमें बहुत अच्छे से एक पूरा जो फॉर्मेट है उस पर मैंने आपको समझाया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि आपके पास अब उसको कोई डाउट नहीं होने वाला है, अगर वीडियो आपने देखी है तो. बाकी कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता चलूँगा. वहाँ पे कोई ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम आपको लेकर के ये सब चीज़ों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर आती है तो आप जो है मुझे मेंशन कर सकते हो वीडियो में, ठीक है, डाउट्स को लेकर के कि जो भी आपके डाउट्स वहाँ पे आते हैं तो वो मैं आपके लिए कंप्लीटली एक वीडियो ये उस डाउट के लिए क्लियर ही बना दूंगा. राइट? यस. तो लास्ट वीडियो में गाइज हम लोगों ने वर्क के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था. मैंने उसमें वर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वर्क की डेफिनेशन बताई थी, वर्क का फॉर्मूला बताया था, ये भी बताया था कि वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो वेक्टर्स को जोड़ करके क्यों वर्क हमारा स्केलर आ रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. मैंने वर्क की 3 सिचुएशंस बताई थी कि मान लीजिए अगर किस किस एंगल पे अगर लगता है, मान लीजिए कभी भी फोर्स एंगल पे लगता है तब उस वैसे सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है या मान के चलिए जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन कब नेगेटिव होता है, या वर्क डन कब ज़ीरो होता है. ये सारी सिचुएशंस को मैंने आपके साथ उस लेक्चर में कवर कर दिया था. ठीक है. वो मैंने उस लेक्चर में प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं. आज जो हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं ये वर्क से आगे की बातें हम लोग करेंगे, दैट इज़ पावर और एनर्जी पे. ठीक है. तो जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें नोट करते रहना. प्रॉपर एनसीईआरटी बेस होगा, कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है. तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही चल रहा है हम लोगों का, तो मैं कुछ सोच रहा था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं जो बुक में ऑलरेडी मेंशन है, उनको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कभी कभी हो जाता है कि डाउट नहीं, मतलब वो उस पॉइंट पे आंसर नहीं क्लियर हो पाता है. इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये करवा दूँ जैसे जो मैंने और लेक्चर्स में कवर किया है. ठीक है. ताकि आप लोगों का एक फ्लो बना रहे, आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. समझ में आ गया? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. वर्क वाले पोर्शन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्क वाले पोर्शन को मैंने एनसीईआरटी के लेवल पे तो नहीं एक्सप्लेन किया था, बट थोड़ा से ज़्यादा ही कर दिया था मैंने. ठीक है. तो यहाँ पे काम करते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते चलते हैं. यस. ओके. सो वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक वर्क. ठीक है. वर्क हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था. अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये सारी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं. ये एक बार आप सिंपली रीड कर लोगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके. हाँ, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको जो मार्क कराने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखना. ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक देख लो आप. इस टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. अब इस वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स में आपको एक देखना है कि हाउ वर्क डिफाइन इन साइंस. ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि फिजिक्स का तरीका अलग है वर्क को डिफाइन करने का, है ना. अगर हम बहुत जनरल भाषा की बात करें या जो भी हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज, जो हम लोग अपना कोलिक्वल लैंग्वेज यानी कि सिंपल आम भाषा में यूज़ करते हैं वर्क का मतलब, वो साइंस में अलग होता है. ठीक है. ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ काम ऐसे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको साइंस हमारा रिकॉग्नाइज नहीं करता है, साइंस के लिए वो चीज़ वर्क नहीं है, बट आपके लिए वो चीज़ वर्क है. समझ में आ रही है मेरी बात? एग्जाम्पल देता हूँ आपको. कुली होते हैं ट्रेन में,
ट्रेन में कुली होते हैं, कुली वो होते हैं जो आपका सामान ऐसे अपने सर पे उठा करके लेके जाते हैं, ठीक है। आम भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो देखिए कि वो काम तो ओवरऑल कर ही रहे हैं, ऐसे सामान उठा करके अपने सर पे रख के ले जा रहे हैं, यानी कि वो काम तो कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन फिजिक्स उनके काम को जीरो मानता है, कहता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कब कौन सी चीज़ें बोलनी हैं। कहने का मतलब ये है, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी किसी कुली के आगे या कभी किसी लेबर के आगे जिसने सर पे अपने सामान रख के ले जा रहा है, तो उसको आप कभी ये मत कहना कि तुमने कोई काम नहीं किया, नहीं तो बहुत अच्छे से पीटेगा, इतने प्यार से पीटेगा शायद आप अपने घर पे भी कभी मार नहीं खाए होंगे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो, मुझे जो आप लोगों को लाइन मार्क करानी है वो लाइन इधर है, डस वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द magnitude of the force multiplied by the distance move in the direction of the force. Work has only magnitude, no direction. ये चीज़ें मार्क कर लो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैंने मार्क कराई हैं इसको अच्छे से मार्क कर लो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, क्या है यहाँ पे कि इफ़ F इज़ 1 न्यूटन का फोर्स है और डिस्टेंस इज़ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस है। देखो आप सबको पता है कि वर्क पावर एनर्जी में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। अब अगर मान के चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस में वर्क आपने 1 न्यूटन का ले लिया, सॉरी फोर्स आपने 1 न्यूटन का ले लिया, उसके बाद डिस्टेंस, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस आपने कितनी ले ली, 1 मीटर की ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कितना कहलाया जाएगा, 1 जूल का वर्क यहाँ पे कहलाया जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो यूनिट ऑफ वर्क इज 1 न्यूटन मीटर और जूल। तो अब 1 जूल का, अब यहाँ पे देखो ये जो डेफिनेशन है, अब ये जो लिखा है ना कि 1 J इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये बेटा बेसिकली एक डेफिनेशन है। 1 जूल की एनर्जी आप कब कहेंगे, ठीक है, या 1 जूल का वर्क आप कब कहेंगे, है ना। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ये इसलिए भी मार्क करा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 जूल, है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर along the line of action of the force, ठीक है, क्लियर है, होप सो समझ में आया होगा, राइट। चलिए इसको, ये सब चीज़ें मार्क करते चलेंगे हम लोग, थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मैं इसको जो है आप लोगों के लिए यहाँ इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यस अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, यहाँ पे कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acting on an object, a force of 5 newton is acting on an object, the object is displaced though through 2 meters, 2 meters खिसक गया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा था, ठीक है। if the force act on the object all through the displacement then work done कितना निकालोगे, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये था ऑब्जेक्ट, है ना, ये था ऑब्जेक्ट, आपने ये 5 न्यूटन्स का फोर्स लगाया, ये 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, फोर्स जैसे ही लगाया ये 2 मीटर खिसक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितने की हो गई, 2 मीटर की हो गई, और फोर्स कितने का हो गया, 5 न्यूटन का हो गया। तो ये बताओ वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा स्टूडेंट,
वर्क वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, दैट इज 5 इंटू टू विच इज कॉल्ड 10 न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर्स को इंग्लिश में जूल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जूल्स बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। बहुत से बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि जूल्स होता है, ठीक है, तो ये तो एनर्जी का यूनिट होता है। हाँ बिल्कुल होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है, लेकिन देखो होता क्या है ना कि वर्क और एनर्जी दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो एनर्जी आपकी कब लूज होती है, जब वर्क हो रहा होता है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। एनर्जी कब लूज होती है, जब आप वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तब। तो कहीं ना कहीं ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, अभी मैं आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। होप सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, ठीक है, ओके। कंसिडर द फैक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करा रखी हैं। हाँ, और दो तीन चीज़ें और आपको बता दूँ। कुछ चीज़ें बेटा ऐसी हैं जो मैं अभी जब आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो उस पॉइंट पे वो मैं चीज़ें कवर कर लूँगा, ठीक है, ओके, यस। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब porter lift a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head, ठीक है, 1 point head 1.5 meter above the ground, okay, find the work done by him on the luggage, okay। अब देखो तुम्हें वर्क डन निकालना है, यहाँ पे वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स कितना है यहाँ पे बेटा, फोर्स है आप एक सेकेंड, लगेज यहाँ पे कितना मेंशन है, सॉरी यहाँ लगेज का मास कितना मेंशन है, 15 kg का मास मेंशन है फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट ऑन हिज हेड, है ना। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे है 1.5 अबव द ग्राउंड। अब पूछ रहा है वर्क डन बताओ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्क डन बताना है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये प्रॉपर बताना है कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो मैंने आपको बता रखी है कि भाई अबव द ग्राउंड कितना है 1.5 मीटर है, कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं कि ये कितना यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वर्क डन का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे आप मुझे 2 मिनट में बताइए, मैं आपको 2 मिनट का वर्किंग टाइम दे रहा हूँ, आप इसमें वर्क करें, ठीक है। यस, ओके, होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो मैं ये चाह रहा था थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है विच इज़ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन का लेक्चर अगर आपने मेरा देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वेट एंड मास का, ठीक है, वेट एंड मास का मैंने आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया था। तो अगर अब यहाँ पे अगर सिंपल केस होता तो हम लोग क्या लेते, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को वाई डायरेक्शन में मूव करा रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर मूव करा रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बता रखा है कि ये जो जी है ये ए है, जी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि वहाँ पे वेट काम करेगा, ठीक है, तो यानी कि ये फोर्स की जगह डब्ल्यू हो जाएगा, एम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और जो एक्सेलरेशन है ये हमारा जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला तो बेटा वही रहेगा, एफ इज इक्वल, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कितना है, एम जी है, ठीक है, और यहाँ पे s कितना है हमारे पास 1.5, जो आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे m कितना है, यहाँ पे m कितना है बेटा, m की वैल्यू जो अपने पास है वो है 15, ठीक है, और g कितना है 10, है ना, और ये कितना है 1.5, तो कितना हो गया ये टोटल 225 न्यूटन मीटर विच इज कॉल्ड जूल्स, ठीक है। तो इतने वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग इसको थोड़ा सा अपने एंड से कंप्लीट करके दें, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ समझ लो, जैसे जैसे तुम पढ़ते चले जाओगे चीज़ें, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो इतना ध्यान रखो, कोई भी जब एक एक्टिविटी होती है ना, कोई भी एक एक्टिविटी होती है, जैसे ये सपोज ये जो सिचुएशन आपको यहाँ दी गई, इसी सिचुएशन को ले लेते हैं। कोई भी जब बेटा एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें वहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि उसमें से आपका जो वर्किंग एरिया है, ठीक है, आपका जो वर्किंग एरिया है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, आपको वो हिस्सा निकालना है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पोर्शन था जो आपको समझना था। वैसे अगर तुम देखने जाते तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, अप्लाई, यहाँ पे एनर्जी अप्लाई होती, फिर मैं टाइम भी पूछ सकता था कि कितना टाइम लगता उसको सर पे रखने का, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती थी, वेलोसिटी, ये वो बहुत कुछ पूछा जा सकता था इसमें, बट इट्स ओके। यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही समझना है जितना जितना आपको ज़रूरत है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप देखिए, ऐसा नहीं सोच सकते कभी भी कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप हर चैप्टर जो नया पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ वो चैप्टर तक ही लिमिटेशन हो। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पढ़े, तो आपके दिमाग में ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मुझे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल थिंकिंग मत रखना। हो सकता है अभी 9th के लेवल पे ये चीज़ें पॉसिबल हों कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और सेकंड में आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप 11th-12th में आगे बढ़ेंगे और अगर साइंस कैरी करते चले जाएंगे, तो वैसे टाइम पे क्या होता है कि हो सकता है आप बीटेक में हो, ठीक है, या जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, जो भी, या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी होंगे अगर आने वाले टाइम पे, तो फिर क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हम लोग ने क्लास 8th-9th में पढ़े होते हैं, बट हम लोग वो चीज़ कर नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वो पॉइंट ढूंढ नहीं पाते, इस वजह से, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें बेटा पढ़ ली हैं। अब आते हैं एनर्जी पे, ठीक है। अब जो पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है वो होता है एनर्जी का। चलो देखो, एनर्जी पे बात करते हैं। पहली बात तो ये जो एनर्जी है, यस, एनर्जी, ठीक है, यहां पे अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत सिंपल बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी पे बात करने का मतलब होता है सर दो एनर्जीज पे बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जीज पे बात करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे। सही कह रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्या होगा,
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि ये एनर्जी क्या होता है, क्या किसे कहते हैं एनर्जी। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एनर्जी किसे किसे कहेंगे भाई, जाहिर सी बात है, जहां पे आपने एनर्जी वर्ड लगाया वहां कहीं ना कहीं आप उसको वर्क से रिलेट करेंगे, हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है। क्या आप ये इसको कह सकते हैं कि एनर्जी इज बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ यानी किसी भी काम को करने की क्षमता, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे जैसे वर्क डन होता है वैसे वैसे एनर्जी लॉस में जाती है, समझ में आ रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम लोग सुबह उठते हैं, सब कुछ फ्रेश वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद अपने काम पे लगते हैं, ठीक है। जो भी अपना काम होता है, किसी को ऑफिस का काम है, किसी को घर के कुछ काम है, वो सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। वो सारे फिजिकल जितने भी काम होते हैं, किसी को झाड़ू लगाना, किसी को ऑफिस जाके बैठ के काम करना, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, किसी को कुछ करना, मेरा जैसे है पढ़ाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, जैसे जैसे समय के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, डेप्रिसिएशन होता है एनर्जी का लेवल नीचे गिरता है, ठीक है, ठीक है। एनर्जी का लेवल जैसे जैसे नीचे गिरता है वैसे वैसे काम करने की भी क्षमता कम होती चली जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक। और एनर्जी का लेवल जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क भी ऊपर बढ़ेगा। गलत तो बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा है मेरी बात। यानी कि समवेयर समहाउ एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क, यस बिल्कुल। कहाँ है ये आगे बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। सर मैकेनिकल एनर्जी क्यों लिखी, सर मैकेनिकल क्या इससे इसके सिवा भी कुछ एनर्जीज हैं। हाँ बेटा बिल्कुल एनर्जीज हैं, इसके सिवा भी एनर्जीज हैं। इसके सिवा कैसी एनर्जीज आ जाएंगी सर, इसके सिवा आ जाएंगी बेटा हीट एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी आ जाएगी, लाइट एनर्जी आ जाएगी, इसके सिवा तुम्हारे पास केमिकल एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी, समझ पाए मेरी बात, ठीक है। लेकिन अपने को क्या डिस्कस करना है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, ये सब अभी नहीं करना है, जब करना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान में रखें और आगे बढ़ें। ओके तो एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कि क्या चल रहा था। यस दो तीन चीजें हैं बेटा, मैं आपको वो मार्क करा देता हूं, उसको आप मार्क कर लो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको मार्क करते चलो पैरेलली कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। An object that possesses energy can exert force on another object. When this happens, energy is transformed from one former to the latter one. ठीक है, इसका मतलब समझ के चलो कि कोई भी इंसान जब वर्क करता है तो उसमें से एनर्जी का लॉस हो रहा होता है और जिस पर वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है, उस पे एनर्जी का गेन हो रहा होता है। समझ में गया मेरी बात, ठीक है। यहां पे इस बात को बहुत अपने दिमाग में बैठा के चलो, क्या कह रहा है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स द एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क, ठीक है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क, दिस इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। ये बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं
किसी भी चीज को पुश करते चले जाना, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। आप यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो रहा है, देखो अपना एनर्जी आप इस पे ट्रांसफर कर रहे हो। सिंपल भाषा में बोले तो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो क्या, ठीक है। और जब आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट यहां से हट के इधर आ जा रहा है, कुछ x डिस्टेंस चल करके यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये इसमें आपने फोर्स लगाया, क्यों फोर्स कैसे लगाया, आपने इसको, आपने ओवरऑल देखा जाए तो इसको एनर्जी ट्रांसफर करी ना भाई, आपके अंदर जो एनर्जी थी वो आपने इसको ऐसे धक्का दिया, इसको ऐसे पुश किया तो ये आगे खींचा, तो फिर क्या हुआ कि ये एनर्जी ट्रांसफर हुई, किसमें, बॉक्स में। बॉक्स में ट्रांसफर होने से ये फायदा हुआ कि एनर्जी आपने क्या किया, जो इसके बैलेंस्ड फोर्सेस थे उनको तोड़ दिया और ये सिचुएशन में आ गया मूविंग सिचुएशन में, ठीक है। मूविंग सिचुएशन में आ गया, मूविंग सिचुएशन में आते ही यहाँ पे ये चीज मूव करती है और सीधा सीधा यहाँ पे वर्क बन जा रहा है। देखो वर्क बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हैं। आ जाओ अब यहाँ पे आते हैं यूनिट के ऊपर। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल, ठीक है। 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, समटाइम्स किलो जूल्स। ये जरूर मार्क करो बेटा, ये 50 बार मैं आपको बता दूं हो जाता है कि आपको मार्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी होगी कि कौन सी एनर्जी होगी, तो हम लोग यहाँ पे देखो मेंशन है ना बहुत सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, बट अपने को मतलब किससे है, काइनेटिक एनर्जी से और पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक और पोटेंशियल, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो चीजें मेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझ के चलना, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, पहले बहुत प्यार से समझ लो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मैं पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड किस पे करती है। देखो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये तब जागृत होती है जब आपका ऑब्जेक्ट किसी मोशन में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस पे होता है, मोशन पे होता है, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में होता है उसके मोशन की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। एग्जाम्पल देता हूं आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए ये है पेंडुलम, है ना। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अलग है और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ पे देखो अभी ये 0 है, ये मैक्स है। यार रुको एक सेकंड रुको, ये एग्जाम्पल ही हटाते हैं हम आपको, बहुत और सिंपल करके और सिंप्लीफाई करके बताते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसी रनिंग पोजीशन पे है ना, तो वहां पे उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फॉर्मूला देखें इसका बेटा, तो हो जाता है ½ mv², E इज इक्वल्स टू ½ mv²। क्लियर है। अब देखो एक चीज दिखाता हूं आपको यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो देखो यहाँ पे कैसे मेंशन किया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, बिल्कुल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रिलेटिवली स्लो। तो बात बिल्कुल सही है। देखो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये बेसिकली वो चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है
वो क्या करेगा, उसकी वजह से एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है। अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेशनल व्हील, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। हाउ डज, यहाँ पे चीज़ें, अ फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग अ कार, रोलिंग possesses kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy, देखो यहाँ मेंशन है ना, the kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट के मोशन से डेवलप की गई एनर्जी होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? जब ऑब्जेक्ट किसी मोशन में होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी जनरेट हुई होती है तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एनर्जी, ठीक है। जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या होता है, आपकी बाइक मोशन में है तो धीरे धीरे क्या होगा कि अंदर ही अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप कहीं टकराते हैं, भिड़ते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पे वो एनर्जी भी वर्क करेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? जो चोट लगती है भिड़ने की वजह से, वो उसमें दोनों चीज़ों का काम होता है। एक तो मोमेंटम आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दूसरा एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन मूविंग बॉडी ऑफ इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से। बाय डेफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, moving body with a certain velocity is equals to the work done to make it acquire that velocity। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस सर्टेन वेलोसिटी को डेवलप करने में जितना वर्क डन खर्च हुआ होगा उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब अगर हम बात यहाँ पे करें, ऑब्जेक्ट के मोशन की हम बात कर रहे थे, तो मान के चलते हैं एक बाइक रेसर है या साइकिल रेसर है, जो भी है वो यहाँ पे मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूँ। इमेजिन कर लेना कि ये बाइक से जा रहा होगा, ठीक है, ये बाइक है, जा रहा है। बाइक पे ध्यान मत दो, बहुत नए तरह की बाइक है, बट इट्स ओके, ठीक है। ये बाइक हो गई, बाइक से जा रहा है, कोई एक डिस्टेंस कवर करेगा, ये है ना, ये s डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से बेटा अगर हम s निकालें, यहाँ से s निकालें, तो ये s कितना हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा ना, एकदम साफ साफ क्लियर है। यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वर्क को कह रहे थे ना, अब देखो ये क्या होगा, जैसे जैसे ये वेलोसिटी डेवलप करेगा वैसे जितना वर्क डन ये वेलोसिटी डेवलप करने में लगाएगा उतनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, अब देखो डिस्टेंस तो चल ही रहा है, कोई ना कोई फोर्स भी लगा ही रहा होगा वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, उसको एक्सेलरेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपरली एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई फोर्स भी लग रही होगी ना इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए एफ है, तो वर्क डन यहाँ पे अगर बेटा हम लोग कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम यहाँ पे एम ए लिख सकते हैं, एस की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दो, विच इज वी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। ये 2 से ये काट दो, क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर वर्क डन देखो तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कुछ दिखा? अब यहाँ पे देखो एक चीज बहुत कायदे से, कि अब यहां पे मान के चलो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में मान के चलो ये पोर्शन तो तुम्हारा हो गया 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, W इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यही चीज तुम्हारी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और देखो ये वर्क डन के इक्वल हो गई ना,
ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिससे कि आप चीजों को क्लियर कर लें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आई होप सो गाइज आप सबको समझ में आ गई होगी कि एक इस टाइप की एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जब भी मोशन, आप जो भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसके मोशन की वजह से जनरेट होती है ये एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पे आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सारा मुद्दा यही है कि उसको मोशन करने में जितना वर्क डन एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, उसी से ही एनर्जी फॉर्म आउट हो रही है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखें, ये एक डेरिवेशन भी याद रखें, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, होप सो ये आप लोगों को काफी कायदे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फाइन, यस, यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे देखिए दो चार चीजें मेंशन है, उसको हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। यस, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको गिवन है, ये वही है जो अभी मैंने करवाया हुआ है आपको, है ना? हाँ, देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये चीजें मार्क करने वाली होती हैं, ये वो कंडीशंस होती हैं जहाँ जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, देखो पढ़ते वक्त दो तीन चीजों का ध्यान रखो। पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं कि 9th पास कर जाओ या 10th पास कर जाओ, 11th 12th जो भी आप जिस भी क्लास में उसमें पास कर जाइए। मेजर बात ये होती है कि आपको ज्ञान अर्जित करना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की डेवलप करनी है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने बता तो दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन है, वो आप ज़रूर देखें। कंडीशन यहाँ पे क्या मेंशन है, देखो कंडीशन यहाँ पे मेंशन है कि ये तो है, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है, समझे? एक्चुअल में यही फॉर्मूला है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन इसमें सिचुएशन डाल दी जाती। क्या यहाँ पे कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन देन द वैल्यू ऑफ यू विल बी 0। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, W इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। और इसको देख के आप ये बता सकते हो, इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ u0, द वर्क डन विल बी हाफ mv²। ठीक है, thus the kinetic energy possessed by an object of mass m moving with a uniform velocity is this, right? क्लियर है यहां तक, है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग इस पोर्शन पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब यहां पे थोड़ा सा देखो, यस, अब देखो इस चीज को, यहां पे क्या है मेंशन है, हाँ जी, ओके। यहां पे आप देखें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 केजी यहां पे आपको गिवन है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया हुआ है, 15 केजी का दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड की। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इससे सिंपल सवाल मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। इसको बोलते हैं स्पून ईटिंग। क्या बोलते हैं, स्पून ईटिंग। 9th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, बट इट्स ओके। के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। यही फॉर्मूला होता है 1/2। m की जगह पे मास 15 पुट कर दो, v की जगह पे 4 पुट कर दो, और यहाँ से इसको काट दो। सिंपल तुम्हारा ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 विच इज 30 जूल्स। और न्यूटन, न्यूटन हटा दो, ये वाला पोर्शन ही हटा दो। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के
आ गए। अब ये इतना सिंपल मैंने इसलिए किया, जब क्वेश्चन ही इतना सिंपल दिया हुआ है तो फिर मैम ने कहा मैं भी छोड़ देता, मैं भी सिंपल ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे कि सर आपने हार्ड कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। क्वेश्चन हम लोगों का ओके, सॉरी 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 माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया एक चीज़, ये था 4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर बनेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये आंसर नहीं आएगा, ये है 4 इंटू 4, ये था 2, कैंसिल होगा, हो जाएगा 2, कितना हो गया 30 और 4 120, 120 जूल, 120 जूल का वर्क डन यहाँ पे एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन प्रॉपर तुम्हारा उसी पे बेस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, उससे आप बहुत एक बार में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बताते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। अब देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बेटा कितनी है 60, है ना, और ये कितना है, u कितना है यहाँ पे 30 है। इस चीज को देख रही हो, क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पे तुम समझो, देखो ये हो गया 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3600, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। क्लियर है, होप सो क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। अब ये बताओ मुझे, कार का मास कितना दे रखा है 1500 केजी का दे रखा है। एक काम करो, सीधा सीधा एनर्जी वाला पुट करो पोर्शन, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला पुट करो। मास कितना है 1500 केजी का है ना, और ये कितना आ जाएगा, यहीं से माइनस कर लो, कितना गया 27, ठीक है 2700, ठीक है, इसको सिंपली ठीक है, अब इसको अपना मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आंसर यहाँ पे आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेना, मल्टीप्लिकेशन का काम, आंसर देख लेते हैं, ओवरऑल वही आएगा जो ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। देखो इतना समझ लो कायदे से कि अगर तुमने यहाँ पे थोड़ी सी भी शैतानी करी चीज़ों को लेकर के, तो तुम यहाँ पे फंसोगे कैसे। अब देखो यहाँ पे जैसे कार का तो यहाँ पे 1500 केजी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये कितने में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि किस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, और इसको आप यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल, ये एक्चुअल में वही फंडा है जो यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी जो यहाँ पे डिस्टेंस दी गई थी उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ना, तो आपको क्या करना है 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे देखो जो किया गया है ना कलाकारी, ये देखो ये यही वाली है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक। आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है ना, बाकी तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे।
पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, चीज़ें समझो। पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ली गई हैं, इनको आप देखो। अब होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी लगा देते हैं और वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। फिर वो क्या करता है, उसी चीज को, उस एनर्जी का यूज करके वापस से कार्य करता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये एक रबर बैंड है ना, मैंने इसको खींचा, मैंने इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया रबर बैंड, ठीक है। अब मैंने जब इसको स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शन में जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करते टाइम क्या हुआ कि मैंने अपना वर्क डन दिया। उस वर्क डन में क्या हुआ कि मेरे द्वारा लगाई गई एनर्जी इस रबर बैंड में स्टोर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, वो जो वर्क डन है, जो जो एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर करके रखी है, वो क्या होगा, ये रबर वापस से सेम पोजीशन में आने के लिए उसी एनर्जी का यूज करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको इस डायरेक्शन में खींचा था, मेरे रिलीज करते ही ये अपने आप को इस डायरेक्शन में खींचेगा। समझ गए, क्लियर है। फिर क्या होगा, ये वापस से अपनी सेम स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अगर आप देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, है ना। आप लोग, बहुत लोग इसको mgh पढ़ते हैं, ठीक है। mgh ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे हंसी मजाक में मत पढ़ा करिए, पढ़िए लेकिन थोड़ा एक तरीके से, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये सारी चीज़ें। देखो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, जबकि इतना दिमाग लगाने वाला नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, द एनर्जी गेट स्टोर्ड due to the work done on the object, and this transfer of energy object is stored as a potential energy, ठीक है। if it is not used to cause the change in the velocity or the speed, you transfer your energy when you stretch the rubber band। ये देखो एग्जाम्पल वही दिया है, the energy transferred to the band is potential energy, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीजें मेंशन करी हैं, है ना। अब नेक्स्ट, यस, ये कुछ चीजें एग्जैक्ट वही हैं जो मैं चाह रहा था पढ़ाना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इसको कवर करेंगे प्रॉपर, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर कवर करेंगे। आज मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है इन सब चीज़ों का, ठीक है। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया कि एनर्जी क्या होती है, किस टाइप से काम आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जब, तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक सी चीज़ इसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, राइट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।